अगले दिन ये तड़पती मैदानों के आगे महल के गोदाम की एक मंजिला फैली हुई इमारत थी। ईंटों से बनी इस इमारत के गुंबद नुमा छतों पर ऐवान के झंडे लहरा रहे थे। इस इमारत की एक दाएं दीवार की तरफ असी सब्जाजार था। लंबी लंबी घास उगी दूर तक फैली थी। इस वक्त वहां चंद घोड़े खुले चल रहे थे। यहाँ जा बजा तीरंदाजी के लिए निशानात लगाए गए थे। पास ही दो खैमे थे जिनमें से दो खादिम तीरों से भरे तरकश और इनकी कमानें निकाल रहे थे। मुझे हमेशा से शौक रहा है तीरंदाजी का, लेकिन बाबा ने कभी सिखाई ही नहीं। हालांकि चाचा जान इस बात पर इनसे काफ़ी नाराज़ होते थे। और वो नाराज़ क्यों होते थे? दाऊद ने पैरों तक आती हल्के आसमानी रंग की पोशाक पहनी नीलूफर की जानिब देखे बगैर कहा, यूं ही इन्हें लगता था मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। और अम्मी जान, इन्हें लगता है मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आएगी। शेर को करीब ही एक घोड़े की लगामें थामे घास को तोड़ तोड़ के इसे ज़बरदस्ती खिला रहा था, जबकि घोड़ा बसित था कि वो खुद ही खाएगा। परिसा इनसे कुछ फासले पर आहिस्ता कदम उठाती चल रही थी। वो गाहे बगाहे शेर को मोहतात नज़रों से देख रही थी। अगर जो इसने इसे पहचान लिया तभी वो इसके मतवज्जा होने पर इसकी जानिब से रुख मोड़ लेती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी नज़रों में आए। हवा के बायस घास दूर तक अटकलियाँ खाती गई। वो एक जगह चंद नीले फूल देख के थिटकती ब्लू बेल के फूल। इसे कुछ हैरत हुई। हरी घास ब्लू बेल के नीले रंग को मजीद वाज़ेह कर रही थी। इसके बाल झुकने पर चेहरे के दाएं बाएं गिरे। वो ख्वाब इसके जहन पर आन वारिद हुआ। वो बेसाख्ता पंजों के पल घास पर बैठ गई। इस ख्वाब में वो जंगल के ब्लू बेल के फूल लेने गई थी। क्या ये फूल किसी तरफ इशारा कर रहे थे? वो ना समझी से गहरी सोच में डूबते फूलों को देखे गई। इनसे कुछ दूर दाऊद सुल्तान को खादिम तीर कमान दे रहा था। नीलूफर दिलचस्पी से इसे देख रही थी। जहां नर्म हवा के झोंके इसका चेहरा कुतकुता रहे थे, वहीं इसका दिल इस शख्स की हमराही के बायस उड़ती तितलियों की लपेट में था। दाऊद ने इसकी जानिब देखा। नजरें मिलने पर इसका दिल तेजी से धड़क उठा था और वो बेसाख्ता शर्माते हुए मुस्कुराई। दाऊद सुल्तान की नजरें गैर इरादी तौर पर इसके अकब में गई। कदम दूर घास पर बैठी परिसा पर पड़ी। वो चेहरे पर आए बालों को पीछे करती वहीं घास पर बैठ गई थी। तुम्हारी ये खात्मा गैर जिम्मेदार सी है। क्या इसे यहाँ तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए? कमान को हाथ में पकड़ते हुए इसने इसमें तीर को रखा। तीर का रुख इस निशाने की जानिब किया जो बाकी निशानात से कहीं ज्यादा दूर था। लहराती खनक हवा ने इसके माथे पर गिरे बाल बखेरे। नीलूफर ने पीछे पलटकर परिसा को देखा। माथे पर लकीरें सी नमूदार हुई। इसने दूर खड़े सिपाही को इशारा जिस पर वो परिसा की जानिब बढ़ा। कुछ ही देर में वो इनके करीब हाँफती हुई पहुंची। जर्द चेहरे पर खप का एहसास फैला। तुम यहाँ घूमने फिरने तो नहीं आई परिसा? यहीं करीब खड़ी रहो, नीलूफर ने नज़ाकत से कहते हुए खशमगीन लहजे में कहा। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ, मैं बस वहाँ यूं ही। ठीक है, अब यहाँ से नहीं हिलना नहीं। बीच में ही इसकी बात काटते इसने तंबी करती निगाहों से इसे घूरा। सर झुका के इसने जिस हाथ में ब्लूबेल के फूल थामे थे इसे कुछ पीछे किया। दाऊद ने एक नज़र इसे देखा और वापस निगाहें निशाने पर टिकाई। तीर पर उंगलियों की गिरफ्त ढीली की। परिसा ने आंखों पर पड़ती धूप के बायस पतलियां सुकोड़ते इसे देखा। तेज आवाज पैदा करता हुआ हवा को चीर गया। अगले लम्हे वो इस निशाने में धंसा हुआ था जिसकी जानिब इसे तार ना गया था। नीलूफर की आंखें सताइश से फैली। इसके होंठ गोल करते हुए अपनी मुस्कुराहट रोकी। काबिले दीद, मुझे उम्मीद है मैं भी सीख जाऊंगी। मैं चीज जल्दी सीख जाती हूँ। उसने एक दो कदम आगे बढ़ाए। अब वो दाऊद के बराबर खड़ी थी। फरीसा ने कारपेट उचका के दोनों को देखा और आंखें घुमाई। उसके कंधे में उठती टीसें उसे एक जगह टिकने नहीं दे रही थीं। दर्द के बायस वो बार बार बायां बाजू आहिस्तगी से सहलाने लगती थी। दर्द ने इसके आधे जिस्म को अपनी लपेट में लिया हुआ था। काश महल में कोई और तबीब होता, वो इसके पास चली जाती। साले मुराद के पास तो वो किसी सूरत नहीं जाएगी। ये अच्छी बात है कि तुम जल्द सीख लेती हो, दाऊद सुल्तान ने कहा, मगर तीरंदाजी में वक्त लगता है, इसलिए फौरन महारत की उम्मीद रखना। उसने सिपाही को इशारा किया जो चंद कमाने ले आया। ऐसी कमान चुनो जो तुम्हारे हाथ में आसानी से आ जाए। अब ये भी कोई सीखने की चीज है? परिसा ने उकताहट से मुंह बनाते हुए इन दोनों को महूर देखा था। ये पकड़ो। इसने नीलूफर को एक कमान दी। भारी तो नहीं लग रही है? नीलूफर ने कुछ देर कमान को पकड़ा। हाँ, कुछ भारी तो है। परिसा एक नजर इन्हें और पास ही इधर घोड़े के साथ घूमते शेरको को देखा। पता नहीं कितनी देर लगेगी इनको यहाँ।
اس کا چہرہ روحانسا ہونے لگا۔ داؤد کے ہاتھوں میں مزید 2 کمانیں تھیں۔ اس نے نیلوفر کے ہاتھ سے کمان لی۔ اب یہ دیکھو، اس کمان کی ساخت کچھ چھوٹی تھی۔ نیلوفر نے وہ تھامی۔ یہ صحیح لگ رہی ہے۔ اس نے داؤد کی آنکھوں میں مسکرا کے جھانکا۔ اب وہ اسے بتاتا جا رہا تھا کہ اسے کمان کیسے پکڑنی ہے، تیر کو نشانے کی جانب کیسے رکھنا ہے۔ عقب میں کھڑی پریسا نے کچھ دیر ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ شیر کو اس کے قریب آیا اور چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا آپ نیلوفر کی خاص خادمہ ہیں اب؟ ہاں، کیوں؟ بے خیالی میں اس نے بے فکری سے انداز میں جواب دیا، پھر یکدم چونکی، بے ساختہ لبوں کو انگلیوں میں دبایا اور چور نظروں سے شیرکو کو دیکھا کہ شاید اس نے اس کا انداز محسوس کیا ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیوں مریم کو کیا ہوا؟ کیا نیلوفر نے نکال دیا ہے اسے؟ شیرکو نے گال کھجاتے ہوئے کہا اور دھپ سے گھاس پر بیٹھا۔ نہیں، اس کے بابا کی طبیعت خراب ہے، تبھی وہ اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اوہ، اچھا، تو پھر آپ اس وقت کہاں تھی جب نیلوفر کے کمرے میں چوری ہوئی تھی؟ مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی تب ان کا لباس چوری ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ ناگواری سے اس بچے کو دیکھا جو شاید سمجھ رہا تھا کہ لباس اس کی موجودگی میں چوری ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، نظریں ہنوز ان دونوں پر تھیں۔ نیلوفر کے تیر نشانوں کے آس پاس لگ رہے تھے، البتہ مسلسل تیر پھینکنے کے باعث اتنی بہتری میں اس میں آ گئی تھی کہ اس سے پہلے جو تیر نشانے پر لگنے کے بجائے زمین پر آس پاس گر جاتے تھے، وہ اب نشانوں کے قریب لگ رہے تھے۔ وہ واقعی سیکھنے میں اچھی تھی۔ اس نے شیرکو کو دیکھا، پھر منہ بنایا۔ اگر شہزادی نیلوفر کے کمرے سے ان کا لباس اتنی آسانی سے چوری ہو سکتا ہے تو یہ ان سپاہیوں کی نااہلی ہے، اور اگر محل کے سپاہی ایسے ہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں، چور کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے۔ شیرکو کو کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ گھاس پر آلتی پالتی مارے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے خادمہ، اب گھاس پر پیر جھلانے لگا۔ میرا نام پریسا ہے اور مجھے کوئی شوق نہیں تم لوگوں کی خادمہ بننے کا۔ باقی کا جملہ دل میں رکھتے وہ زبردستی کی پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر پھیلا گئی۔ شیرکو نے یوں تاثر دیا جیسے اس نے سنا نہیں، پھر وہ بولا، مجھے تو لگتا ہے یہ کام اسی بوڑھے کا ہے۔ پریسا کی ٹانگیں کھڑے کھڑے دکھنے لگی تھی۔ کیا وہ بیٹھ سکتی تھی؟ اس نے کچھ فکر مندی سے پہلے دور کھڑے ان لیلا مجنوں کو دیکھا جن کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بادہ اسے اس مہارانی کی سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ پھر وہ شیرکو کی بات پر تقریباً اچھلی۔ کس بوڑھے کا؟ کیسا بوڑھا؟ شیرکو گھاس پر لیٹ گیا۔ وہی جس نے مجھے داؤد بھائی کے کمرے کی بالکنی سے نیچے گرایا تھا۔ کیا؟ ان کی آواز اس کھلے حد نگاہ تک پھیلے سبزہ میں گونج سی گئی تھی۔ تمہیں کس نے دھکا دیا تھا؟ اس نے لبکاتے سے آنکھیں تہی اور فکر مندی سے پھیل گئی۔ ایک بوڑھے نے۔ شیرکو نے بوجھل آنکھیں مسلیں۔ بوڑھے نے؟ وہ حق تک رہ گئی۔ کیسا دکھتا تھا وہ؟ بتاؤں گا تو کون سا تم ڈھونڈ نکالو گے؟ شاید کچھ معلوم نہیں، شاید میں نے اسے دیکھا ہو۔ زبان سوکھ سی گئی، لیکن اس نے آپ کو نیچے کیوں دھکیلا تھا؟ ظاہر ہے مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میرے دشمن بہت ہیں، تبھی اب میرے ساتھ ہمیشہ سپاہی ہوتے ہیں۔ اس نے آواز کو تھوڑا روبدار انداز میں بدلا۔ کیا وہاں کوئی؟ اس نے ایک چوری نظر خود سے دور کھڑے داؤد اور نیلوفر پر ڈالی۔ کیا وہاں کوئی اور تھا؟ لہجہ سرگوشیانہ تھا۔ ہاں، داؤد بھائی کے کمرے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہی تو چور تھی۔ اسی نے نیلوفر آپی کی پوشاک چرائی ہے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے خود کو گھاس پر پیچھے گرایا۔ کیا؟ بے ساختہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روکی اور اپنی تھوڑی مسلی۔ وہ پوشاک زندار نیلوفر کی چرا کے لایا تھا۔ فوراً اسے کہیں غائب کرنا ہوگا۔ اگر سراغ رساں اس کے گھر تک پہنچ گئے، اگر وہ انہیں اس کے گھر میں مل گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا تھا؟ نہ اس کے ہاتھ وہ ہار لگا تھا اور نہ ہی زندار کے لیے داؤد کے کپڑے یا چوگا ڈھونڈ پائی تھی۔ جو ہوا تھا وہ یہی تھا کہ وہ مزید بڑے مسئلے میں پھنس گئی تھی۔ میں یہاں سونے لگا ہوں۔ اس نے آنکھیں مون لی۔ پریسا ہکا بکا نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب وہ شیرکو کے برابر گھاس پر بیٹھ چکی تھی۔ آنکھیں الجھی ہوئی گہری سوچ میں گم ہوئی۔ زندار نے جب اسے اس کمرے سے غائب کر دیا اور جنگل کی طرف چھوڑا تھا تو کیا اس بیچ کچھ ہوا تھا؟ کیا ایسا کچھ ہوا تھا جو اسے معلوم نہ ہو سکا؟ اس بچے کو زندار نے بالکنی سے دھکا دیا تو یہ بچ کیسے گیا؟ وہاں سے کوئی بھی گزرتا تو زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے نیلوفر کو اپنی جانب مڑتے دیکھا، جو بے خیالی سے کہیں اور گم سوچوں میں سے دیکھے گئی۔ ہوش آنے پر ہڑبڑاتے ہوئے سیدھی کھڑی ہوئی اور اسے جانب بڑھی۔
किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको शहज़ादी? उसने बेसाख्ता कहा, अल्फाज गदमद से हुए। नीलुफर ने तेज़ निगाहों से इसे देखा। दाऊद सुल्तान का कहना है कि मेरी खादमाओं के लिए अहम है कि वो तीरंदाजी सीखें। महल में जो चोरी हुई इसके बाद खतरा बढ़ रहा है। कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी अनजान शख्स को कैसे रोकना है। उसने अजीब नजरों से नीलुफर को देखा, फिर दाऊद सुल्तान को, जो कुछ दूर लगे बड़े से खैमे के अंदर गया था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को खामोश रहने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फातिमा खातून इस किस्म की लापरवाह खादिमा को मेरे लिए मुंतखब करेंगी। मकतब में तरबियत नहीं हुई। क्या तुम शहजादे की मौजूदगी में वहाँ कैसे बैठ सकती हो? मैं? वो कहने लगी थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं था। वो नहीं चाहती दाऊद सुल्तान किसी किस्म के शक में पड़े। नीलुफर ने शर्मिंदा करती निगाहों से इसे देखा, फिर खैमे की जानिब बढ़ी। इसी वक्त दाऊद सुल्तान आस्तीन लपेटता खैमे से निकला। उसका चेहरा भीगा हुआ था। सिपाही ने इसे मुंह पोंछने के लिए तौलिया दिया। मुंह पोंछने के बाद वो अब इसकी जानिब आ रहा था। इसका दिल एक अजीब से अंदाज में जोर से धड़का था। वो इसके करीब आ खड़ा हुआ तो परीसा ने इज़्तिरारी कैफियत में निचला लब दांतों तले कुचला। मुझे इस सब का शौक नहीं, ना ही ज़रूरत है। तुम्हारे शौक के बारे में तुमसे किसने पूछा है? वही अज़ली संजीदगी कहकर इसने लकड़ी के बाड़ से टेक लगाए, कमानों में से एक उठाई। ये वही कमान थी जो कुछ देर कबल इसने खुद निशाना लेने के लिए इस्तेमाल की थी। परीसा ने नासमझी से कैसे अंदाज में इसे और फिर इस कमान को देखा। ये पकड़ो। इसने कमान इसकी जानिब बढ़ाई। इसने सीधा हाथ बढ़ाते हुए कमान इससे ली। तुम्हें पहले करीबी निशानों का हदफ सीखना है। तुम्हारे पैरों का रुख इसी जानिब होना चाहिए। फरीसा ने उलझे हुए अंदाज में कमान को ऊपर किया। ये कमान किसी भारी गन की तरह थी जो 1-2 मिनट में ही हाथ को थका दे। उसने बेचैनी से पहलू बदला। उसका बायां हाथ हरकत देने के काबिल नहीं था। वो किसी सूरत इसे नहीं हिला सकती थी। दर्द के बायस वैसे ही इसका जिस्म बेजान सा हो रहा था। वह किसी सूरत या कमान नहीं पकड़ सकती थी। ये कमान बहुत भारी है। तुमने शहजादी नीलुफर को इससे छोटी कमान दी थी। अजीब नजरों से इसे देखा। दाऊद ने एक लम्हे को इस पर नजर डाली। मैं तुम में और इसमें फ़र्क है। वो शहजादी है। तुम्हें सारी कमानें पकड़ाना आनी चाहिए क्योंकि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। अच्छा, क्या फ़र्क है इसमें और मुझ में? उसका चेहरा बिगड़ा। ज़ाहिर है तुम एक अदद आम सी खादमा हो और वो एक सल्तनत की शहज़ादी है। दाऊद ने ऊपर से नीचे इसे देखा। ये सिर्फ एक अदाकारी है। मुझे शौक नहीं किसी की खादमा या कनीस बनने का। मैं सिर्फ यहाँ अपने काम से आई हूँ। तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसके तन बदन में आग लगी। अच्छा, किस काम के लिए आई हो तुम? मुझे याद नहीं है, कुछ बताओगी दोबारा? संजीदगी से इसे देखा। परीसा ने एक सांस लेकर खुद पर तारी होती परेशानी को कम करना चाहा। तुम्हें बताना नहीं चाहती। चेहरे को हत्ताल मकान पर सुकून रखना चाहा। तुम मुझसे मदद लोगी तो शायद तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। गौर से इसके चेहरे को देखा। परीसा ने दाएं कंधे में उठती तीसों के बायस पहलू बदला। मैं ये कमान नहीं पकड़ सकती, ये भारी है। इसने कमान इसकी जानिब बढ़ाई। वैसे वो एक कदम इसकी जानिब बढ़ा। मुझे एक लड़की की तलाश है। दाऊद ने इसके बढ़े हुए हाथ को नज़रअंदाज किया। परीसा इसके कदम बढ़ाने और नज़रों के इर्तकाज पर जसर बजर हुई। लड़की? वो उलझी। हाँ, एक खूबसूरत लड़की की। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो सिंड्रेला की। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। दिल एक अनजानी लय पर धड़क रहा था। यूं कि इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कहानी में वो बॉल डांस के लिए महल आती है ताकि प्रिंस के साथ इसे डांस करने का मौका मिल सके। अफसोस वो चंद लम्हे ही इसके साथ डांस कर पाती है और वो अपना ग्लास स्लीपर छोड़ जाती है। लेकिन हकीकी सिंड्रेला से मुख्तलिफ है। वो पहले शहजादे के कमरे में आती है, ये नहीं मालूम किस गर्ज से। वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। एक बच्चा इसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस बच्चे को बेदर्दी से ऊंची किले की बालकनी से नीचे धकेल देती है। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो। चेहरे का रंग फख हो चुका था। वो बेसाख्ता पीछे हटी। दाऊद सुल्तान की निगाहों की बरहमी इसके आर पार हो रही थी। लेकिन ये सिंड्रेला ग्लास स्लीपर के बजाय एक मास्करीड मास्क छोड़ के गई है। तंजिया मुस्कुरा के इसने अपनी जेब से वही मास्क निकाला जो उसने पिछली रात पहन रखा था। परीसा ने थूक निकला। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मजीद झूठ नहीं बोल सकती। बेहतर होगा मुझे सच बताओ। तुम मेरे कमरे में किस लिए आई थी? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। इसने बेबसी से भीगती पलकें झपकाई। मैं नहीं जानती तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है।
वो कुछ देर इसे देखता रहा। इसके पाँव लरस रहे थे, नकाहत पूरे जिस्म पर तारी होने लगी थी। तो परिसा मादाम, तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें शहजादे को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। उसने बेसाख्ता सर उठाया, गोया बिजली इस पर आ गिरी हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तहीर, शौक, बेयकीनी, सारे एहसासात ने एक ही लम्हे में इसे धड़कते दिल को मसल डाला। वो दिल में उठती तकलीफ पर गोया पिलपिलाई। इसने सिपाहियों को इशारा किया। दूर खड़े दो सिपाही इसी की तरफ बढ़ने लगे। वो मतवहश हुई, तो मेरी बात सुनो। देखो, इसने खाइफ होती नजरों से पलट के सिपाहियों को देखा। कमान हाथ से छूट चुकी थी। दाऊद सुल्तान वहां से पीछे हटने लगा। तुम नहीं जानते कुछ भी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखें डबडबा गईं। मैं अब जानना नहीं चाहता। निगाहों में बेतनाई थी, वो अंदाज नखवत भरा। दाऊद, वो चिल्लाई। वो भागते हुए इसका आस्तीन पकड़ा और उसकी हरकत पर चौंक उठा। अजनबी से अंदाज में इसकी आंखों में झांका। मैंने शेरको को धक्का नहीं दिया, उसे मारने की कोशिश मैंने नहीं की। तो तुम्हें लगता है मैं ख्वाब देख रहा था? उसके लहजे में बरहमी थी। नहीं, तुम ख्वाब नहीं देख रहे थे, लेकिन शेरको को मैंने बालकनी से नहीं धकेला। मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं है परिसा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, तुम शेरको से पूछ सकते हो, इस पर तो यकीन है तुम्हें। इससे पूछो तुम। वो कुछ देर तेवलियां चढ़ाई से देखता रहा। इससे मैं पूछ लूंगा, लेकिन कैद खाने से तुम्हें कोई गवाही नहीं बचा सकती। तुम्हारे पास वो किताब है और तुम शहरसार के लिए काम कर रही हो। तुम यहाँ साथ छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं शहरसार के लिए नहीं आई। मुझे अपनी फैमिली को यहाँ से निकाल कर मास्टर ले जाना है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम इन सिपाहियों को मना कर दो। आखिरी जुमले पर वो भलक उठी थी। शुजा साहब की बातें याद आईं। उसने थोड़ी खुचाई, आईब्रो तने हुए थे और सुरमई आंखें परिसा के भीगते चेहरे पर थी। तो ठीक है फिर। उसने हाथ के इशारे से सिपाहियों को वहीं रुकने का कहा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो इसकी कुछ शराइत हैं, तुम वो पूरी करोगी तो तुम बच सकती हो। इसने तेजी से सर इस बात में हिलाया और हाथों के पुश से चेहरा साफ किया, लेकिन आंसू बेसाख्ता इसके चेहरे को भिगोने लगे थे। हमेशा के लिए अहरवान में कैद हो जाने और अकेले हो जाने का डर, स्या अंधेरी कोठरी, तन्हाई का एहसास, इसकी दादी, खाला, इनके मुर्दा चेहरे इनके ख्यालों में उभरे। सारे एहसासात ने एक साथ पूरी शिद्दत से इस पर हमला किया। खौफ की एक सरसराती ठंडी लहर जिस्म में सरायत कर गई। वो बार बार आंसू साफ करती जाती और वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाते। दाऊद सुल्तान ने इसके कपकपाते हाथों को और बरसती आंखों को देखा। इसे मास्टर की लाइब्रेरी और इस पुराने मकान में इसका पैनिक अटैक याद आया। हवा का एक झोंका लंबी घास को सरसराता हुआ आके इन दोनों से टकराया। पहली बार एक नए एहसास तले इसके दिल को गोया किसी मुट्ठी में भींच के मसला, यूं कि वो बेसाख्ता एक कदम पीछे हटा। अगर जो तुम इतनी मासूम होती। इसकी जानिब से निगाहों का रुख फेरते हुए इसने सर झटका और बड़बड़ाया। परिसा ने लब सख्ती से दबाते हुए दोनों हाथों से अपने उड़ते बाल समेटे। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और पपूटे सूजे हुए थे, दिखाई दे रहे थे। उसने भीगी पलकें झपकते हुए अपने आंसुओं को काबू में किया। अगर कुछ देर और वो रोती तो इसकी बचकियां बंद हो जाती। वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो इसके सामने अपना खौफ अया नहीं कर सकती थी, लेकिन हर बार के बनिस्बत इस बार इसके जिस्म ने इसका साथ नहीं दिया था। कौन सी शर्तें? इसने अब बहते आंसुओं के आगे हार मान ली। बायां हाथ गर्दन तक दर्द कर रहा था। उसने अनजाने में इसे हरकत दी और अब वो दर्द की इन लहरों से दोहरी हो रही थी। वो कुछ देर इसे देखता रहा, फिर इसकी निगाहें इसके हाथ में थमी कमान पर पड़ी। दाऊद ने हाथ इसकी जानिब बढ़ाते हुए इसे कमान देने का इशारा किया। तुम्हारी खाला। इसे बेसाख्ता खामोश होना पड़ा। वो जो इसे कमान दे रही थी। दाऊद का हाथ गैर इरादी तौर पर परिसा के हाथ से टकराया। दाऊद के जहन में झम्माका हुआ सफ़ेद रोशनी हर तरफ छाती दिखाई दी। परिसा को करंट सा लगा। उससे पहले कि वो कुछ देख पाता, परिसा ने अपना हाथ पीछे खींचा। दाऊद के जहन में फैलती रोशनी गायब हुई। वो तजब बजब का शिकार हुआ। शुजा साहब की कही गई बात याद इसे आई। अगर इनकी बात ठीक थी तो वो इस वक्त जान सकता था वो सच बोल रही थी या झूठ, इसका भी पता लग सकता था। इसे बस कुछ देर के लिए इसका हाथ थामना था।
دفتن اس کی نگاہیں پریسا کے عقب میں پھیلی گھاس پر پڑی۔ ایک نظر اس نے ان کے رستے ہوئے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکو، ہلنا مت، لہجہ چوکنا تھا۔ تمہارے پیچھے گھاس میں کوئی جانور چھپا ہے۔ کیا؟ کیسا جانور؟ وہ رونا بھول کے پیچھے پلٹنے لگی۔ پیچھے مت پلٹنا، بے حد سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا۔ پریسا کا چہرہ سرخ ہوا، وہ تذب بذب میں پڑ گئی۔ مناظر تیزی سے فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے اپنی توجہ بالکنی والے منظر پر روکی۔ پریسا اس کے کمرے کی بالکنی میں سے سامنے تھی۔ آسمانی رنگ کی پوشاک میں وہ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو اسے اس روپ میں دیکھ کے ٹھٹکا ضرور تھا، چہرے پر پہنے اسی ماسکریڈ ماسک کی وجہ سے اسے کوئی پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ شیرکو کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے بالکنی کی مندیر پر بیٹھی اور اس نے خود کو نیچے کی جانب دھکیل دیا۔ اسی لمحے کسی نے شیرکو کو گریبان سے تھاما تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ نہیں پایا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہاں کوئی تھا۔ اس نے اس کی آواز واضح سنی تھی۔ کوئی تھا جس نے شیرکو کو بالکنی کی مندیر سے نیچے دھکیلا تھا۔ اگر یہ پریسا نہیں تھی تو کون تھا؟ پریسا کے ساتھ اور کون ہو سکتا تھا؟ کئی مزید مناظر بدلتے چلے گئے۔ اگلے منظر میں اس نے تربیتی میدان کے قریب آگے اگے درختوں کے بیچ اسے کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، جیسے وہ لکھتی جاتی تھی۔ کتاب الفاظ خود میں جذب کرتی جا رہی تھی۔ جس شخص سے وہ بات کر رہی تھی وہ اسے نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کی آواز، وہ اس مردانہ آواز کو سن پا رہا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو بالکنی پر سنائی دی تھی۔ اگلے لمحے اس نے آئینے میں اسی ہرنی کا عکس دیکھا جو اسے جنگل میں دکھی تھی۔ وہ حق تک رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ اس منظر پر توجہ دیتا، پریسا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا۔ خیالات میں گم اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ جیسے ہی مناظر کی وہ فلم چھٹی، کچھ الجھن سے وہ اسے دیکھے گیا۔ پریسا نے نہ سمجھنے والے انداز میں داؤد کو دیکھا اور پیچھے پلٹی۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ کوئی جانور ہے؟ تمہیں لگتا ہے وہ کھڑا رہتا؟ جا چکا ہے۔ اس وقت پیچھے پلٹتی تو حملہ کر چکا ہوتا۔ پھر لب کاٹتے ہوئے چہرہ گھما کے گھاس پر پڑے شیرکو کو دیکھا۔ وہ ایک نظر خیمے کو۔ تم نے کہا تھا تم کسی قسم کا سحر نہیں سیکھ رہی، لیکن میں نے تمہیں جنگل میں روپ بدلتے دیکھا تھا۔ اب جو میں پوچھوں گا تم سچ سچ بتاؤ گی۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے اور میں کسی کو سیکنڈ چانس نہیں دیتا۔ پریسا پشت پر ہاتھ باندھتے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پریسا نے بے دردی سے اپنا نچلا لب کھجایا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، تم اب تک اپنی خالہ کے سحر سیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس راستے پر چل نکلو گی۔ ماسٹر میں نے تمہیں الف پر بھروسہ نہ کرنے کو کہا تھا۔ تم جانتی ہو کس وجہ سے؟ کیونکہ میں نے اسے اس روپ میں دیکھا تھا، وہی روپ جو تم نے جنگل میں بدلا تھا۔ پریسا کے حلق میں کوئی گولا ساتکا، وہ اس نے تھوک نگلا۔ وہ سحر نہیں ہے۔ آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اچھا تو پھر کرتب ہے؟ نہیں، تم یقین نہیں کرو گے۔ چہرہ جھکا دیا۔ خف سے چہرہ رنگ بدل رہا تھا۔ اس کے اندر ہی اندر غبار سا جمع ہونے لگا۔ جس چیز سے وہ ڈرتی تھی وہ ہمیشہ ہو جاتی تھی، جو راز وہ چھپائے پھر رہی تھی۔ اور شخص کے سامنے کھل چکے تھے۔ وہ منتظر نظریں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ سحر میں یا الف نہیں کر رہے تھے۔ وہ رکی، ہاتھوں کو مسلا۔ داؤد نے سر چھٹک کے ناک کھجائی۔ میرا خاندان سحر زدہ ہے۔ اس کی بھیگی آواز بھر آ گئی۔ گھنے جنگلات میں یا رات کے وقت میں اس کا چہرہ خف سے لال ہوا۔ میں اور الف بدل جاتے ہیں، ہمارا روپ انسانوں جیسا نہیں رہتا۔ تم دوبارہ کوئی کہانی گڑھ رہی ہو۔ میں نے ابھی تمہیں کہا یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے روپ بدلتے ہوئے، لیکن جو وجہ تم بتا رہی ہو، ہاں جو وجہ میں بتا رہی ہوں وہی سچ ہے۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ جو ہار تمہارے پاس ہے وہ دیدہ نے مجھے اسی لیے دیا تاکہ میں لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچی رہوں۔ یہ ہار مجھے اس روپ میں بدلنے سے بچائے رکھتا ہے۔ میں بچپن سے ہی اسی لیے اس سے پہنتی آ رہی ہوں۔ وہ استزاحیہ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ تم بخود سا ہوتے اس نے اپنی گردن سہلائی۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ بے یقینی سے اس نے ایک آئیبرو اچکاتے ہوئے اس کی تائید چاہی۔ کیا ایسا مذاق کوئی کرنا چاہے گا؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آزما سکتے ہو۔ میں کوئی سحر نہیں کر رہی۔ اس کی چمکتی سرمئی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اور اس سحر کی وجہ کس نے کروایا ہے؟ یہ سحرزار کی ملکہ نے، میری ماں نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ تمہاری موم کے لیے محل میں جو دوائیں آئی تھیں
वो दरअसल तुम पर सहर करवाने के लिए थी। वो लोग चाहते हैं कि तुम असाबी तौर पर इनके कंट्रोल में रहो। यूँ अहरवान को फतह करना इनके लिए आसान हो जाता और तुम कभी एक नॉर्मल इंसान नहीं होते। तुम्हें बचाने की कीमत मेरे ख़ानदान ने अदा की है, ना सिर्फ इस सहर के ज़रिए बल्कि मेरी मॉम, दीदा और मेरे बाबा की जानों के ज़रिए। लेकिन इसकी भीगती हवा आँखें डबडबाईं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस सब का। बस हमारी जानें मज़ीद ख़तरे में पड़ गई। शायद पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के लिए किए गए इस एहसान की कीमत अदा करनी पड़ेगी हमें। वो चुभती आंखों से इसे देख रही थी। दाऊद ने बेसाख्ता अपनी गर्दन की पुश्त खुजाई। लेकिन माफ़ी चाहती हूँ मैं शहज़ादे साहब कि मेरे ख़ानदान ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। आपको बिला वजह किसी ऐसी दुनिया भेज दिया जहाँ आप अपने वालिद की मोहब्बत से महरूम रहे। सर झुकाए इसने अपने महंगे जूतों को देखा। वो लड़की अहरवान और शहरज़ाद दोनों का जुल्म का शिकार है। उसके ख़ानदान ने आखिरी दम तक अहरवान से वफ़ादारी निभाई है। तुम बस किसी को इल्ज़ाम देना चाहते हो। तुम खुद को इस हकीकत को जानने से रोके हुए हो जिससे अनजान रहना तुम्हें तस्कीन दे रहा है। इसे बलाखिर अंदाज़ा हुआ कि जिस ज़िंदगी का इल्ज़ाम वो इसके ख़ानदान को दे रहा था, इससे कहीं मुश्किल ज़िंदगी इसके हिस्से में आई थी। अगर ये सच है तो यही सच है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारा ख़ानदान हमेशा इसी गलतफ़हमी में रहा है। ठीक है, मान लेता हूँ कि यही सच है। तो फिर तुम्हारी खाला एलिफ तब्रेज़ इनके बारे में क्या कहोगी? अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। हल्की धूप इसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो आंखें छोटी किए और तेवरियां चढ़ाए इसका चेहरा पड़ रहा था। वह एलिफ के बारे में इसके यूं बात करने पर उलझी। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं है। वाकई? एक आईब्रो झुकाई, फिर तंज भरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैली। हाँ, ऐसा ही है। जब से मैं अहरवान आई हूँ, इस वक्त से मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं है। ठीक है। उसने इसकी दी हुई कमान उठाई और लकड़ी की बार से टेक लगाए तरकश से तीर निकाला। फिर तो तुम्हें ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त तुम्हारी अजीज़ खाला अहरवान में फसाद फैलाने की पूरी कोशिश में है। इनके साथ भी और साहिर हैं और वो मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दूर बनाए गए निशाने की जानिब तीर दागा। परिसा जिसकी नज़रों ने दूर दूर लगाए गए निशान की जानिब तीर के साथ सफ़र किया था, बेसाख्ता इसे देख के रह गई। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। ठीक है, माना तुम्हारी फैमिली के बारे में मुझे हकीकत पता नहीं थी, लेकिन एलिफ के बारे में जो बता रहा हूँ वही सच है। तुम्हें तो जाहिर है यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी खाला जो है, तुम भी तो अपने बाबा के बारे में ऐसा ही सोचते हो। तुम्हें भी तो यकीन नहीं आता कि उन्होंने मेरी माँ को बेगुनाह मारा है, क्योंकि वो तो कुछ बुरा नहीं कर सकते ना। तुम्हारे बाबा जो है, चुभते हुए लहजे में कहते हुए उसने दाऊद को तरकश से एक और तीर निकालते देखा। इस बात पर इसने फौरन चेहरा परिसा की जानिब घुमाया। दोनों की नसें टकराईं। परिसा को कुछ देर पहले की धमकी याद आई और इसे फौरन एहसास हुआ कि इसे ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। फौरन से लहजे को नॉर्मल किया। हर किसी के लिए अपने रिश्ते अच्छे होते हैं, इनके बारे में गलत सोचना मुश्किल होता है। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये ज़ाहिर हो कि तुम भी इनके साथ इन कामों में मुलव्विस हो या नहीं। ना ही अब तक तुमने ये बताया कि शेर को बालकनी से किसने गिराया था। वो इसकी जानिब घूमा। तुमने नहीं गिराया था तो फिर किसने गिराया था? कौन था तुम्हारे साथ? मेरे कमरे तक कैसे पहुंची तुम? मुझे इन सवालात के जवाबात नहीं मिले तो कैसे यकीन करूं कि मैं कि एलिफ के साथ मिली हुई नहीं हो। तुम्हें इसने यहाँ किसी साजिश के तहत नहीं भेजा। ना तो एलिफ खानम किसी बुरे काम में मुलविस है, ना ही मैं। अच्छा, किसी के कमरे में चोरी छुपे दाखिल होना, किसी बच्चे को तकरीबन मार डालना, क्या ये सब गलत नहीं है? दूसरी तरफ तुम्हारी खाला, वो महल के शाही कासिद समेत 5 कत्ल कर चुकी हैं इस 1 महीने में। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एलिफ खानम ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ इन्हें, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम यकीन नहीं करना चाहती तो ना करो। मुझे बताओ, तो मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? कौन था तुम्हारे साथ? अगर तुमने जवाब नहीं दिया परिसा, ये सिपाही ले जाएंगे तुम्हें। मैं तब तक पूरी तरह तुम पर भरोसा नहीं कर सकता जब तक तुम ये साबित ना कर दो कि तुम अहरवान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। तुम्हें मुझे सब बताना है। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। माजी ने तुम्हें मेरे बारे में और मुझे तुम्हारे बारे में गलत सोच दी है। अगर तुम सच्चाई से पेश आओगी तो हम दोस्त बन सकते हैं। दोस्त? परिसा ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। हम दोनों? हाँ, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही। तो बताओ,
कौन था तुम्हारे साथ? तुम मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? और इससे भी पहले तुम कैद खाने तक कैसे पहुंची? वो इसके नर्म तासुरात और लहजे पर हैरान हो रही थी। क्या ये शख्स इससे ही बात कर रहा है था? ये दाऊ सुल्तान ही था ना? फिर इसने पहलू बदला, यही तो वो चाहती थी कि इन दोनों के बीच बदगुमानियों के बजाय सुलह जो अंदाज में बात हो। वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी। उसके सारे वक्त में जब से इसने दाऊ सुल्तान को पहली बार देखा था, वो आज खुद को इजाज़त दे रही थी इस पर यकीन करके, इसे सच बता के। मैं बताती हूँ, लेकिन मुझे पहले मेरा लॉकेट चाहिए। मेरे लिए इसके बगैर रहना मुश्किल है, वो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। दाऊद कुछ देर देखता रहा, फिर परिसा ने इसे जेब से लॉकेट निकालते देखा। वो तो इसे अपने साथ लिए फिर रहा था, इसीलिए वो उसके कमरे में ढूंढ नहीं पाए थे। मैं सुन रहा हूँ, बताती जाओ। इसकी जानिब हाथ बढ़ा के लॉकेट इसकी हथेली पर रख दिया। परिसा ने लॉकेट पेश बंद की जानिब की जेब में डाला। एक इत्मीनान इसे पूरे जिस्म में फैलता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले वो कुछ कहते ही परिसा की निगाहें बेसाख्ता दाऊद की दाईं तरफ अकब में खड़ी नीलूफर पर पड़ी। वो हाथ सीने पर बांधे अजीब नजरों से इन्हें घूर रही थी। इसके चेहरे पर नागवारी फैली थी। परिसा को लगा गोया इसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। चेहरा बेसाख्ता शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ। शहजादी नीलूफर। दाऊद ने पलट कर खैमे की जानिब देखा। हाँ तो? दोबारा उसकी जानिब चेहरा घुमाया। वो परिसा ने लम्हा भर को रुक कर सांस दुरुस्त की। मैं बाद में बताऊंगी शहजादी, तुम्हारे साथ मुझे बात करता देखकर किसी शक में ना पड़ जाए। तुम अपनी बात जारी रखो, उसका शक दूर करना मेरा काम है। वो जसर बसर सी हुई नीलूफर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती करीब आ रही थी। परिसा का ध्यान इसी जानिब था। एक शख्स है जिसने मेरी मदद की है, वही मुझे इस कोठरी से निकाल लाया था, और इसी की मदद से मैं तुम्हारे रूम में दाखिल हुई थी। नाम क्या है इस शख्स का? नर्म धूप इसकी सुरमई आंखों में पड़ रही थी, जिसके बायस इसकी तेवरियां चढ़ी हुई थी। परिसा की ज़बान अटकी, गोया वो पत्थर में बदल गई हो। इसके मुंह से एक लफ्ज़ अदा नहीं हो पाया। कोई कुव्वत इसे जिंदार का नाम लेने के लिए रोक रही थी। वो मुंतजर खड़ा इसे देख रहा था। नीलूफर करीब आ रही थी। इसने कुछ उलझ कर अपने मुंह पर हाथ रखा। मैं इसका नाम नहीं ले पा रही। तुम बताना नहीं चाहती? इसके माथे पर बल पड़े। इसका नाम है। फिर से जुबान भारी हुई। उसका चेहरा खफ से सुर्ख हुआ। मैं क्या जानता हूँ इसे? परिसा सोच में पड़ गई। इसे ग्रीन हाउस का मंजर याद आया। ये लड़की तुमसे कुछ छुपा रही है। छाई जहन पर छाई धुंध छटने लगी। लेकिन वो तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। मुख्तलिफ मनाज़िर कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ने लगे। इसने जिंदार पर यकीन करके गलत किया था। वो मुसलसल इसे धोखा दे रहा था। उसने शेखों को धक्का देकर भी इसे फंसवाया था, और दाऊद के कमरे में इसे छोड़कर भी वो चाहता तो बालकनी में से ही इसे गायब कर सकता था। इसने मुठियां गुस्से में भींच ली। वो इस पर यकीन कर रही थी, और वो इसे शुरू से धोखा दे रहा था। मॉन्स्टर के जंगल में जब दरख्तों के निशानात ने इसे उलझन में डाला था, डायरी खोलने पर भी जब इसकी गर्दन जख्मी हुई थी, उसने इसे हर जगह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और वैसे अपने ख्वाहिश समझ बैठी थी। कैसे वाकई लोगों की परख नहीं थी? अचानक इसे अपना आप बिल्कुल अकेला महसूस हुआ। क्या सोच रही हो तुम? दिखता कैसा है? क्या मैं जानता हूँ इसे? हाँ, मॉस्टर में हमारे ग्रीन हाउस में वो अचानक से नमूदार हुआ था। शायद वो नहीं चाहता कि किसी को इसका नाम पता चले या कोई इसका सुराग लगा सके। तभी वो शहर के जरिए खुद को बचा रहा है। तुम क्या बोल रही हो? मैं सुन नहीं पा रहा। वो उलझा। इसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। ज़रूर कुछ गलत गलत हो रहा था। इस वक्त वो झूठ नहीं बोल रही थी, ये बात यकीनी थी। परिसा दम बखुद रह गई। इसने अपनी गर्दन सहलाई और परेशानी से दाऊद को देखा। तुमने इसे देखा है? मैं मज़ीद कुछ नहीं बता पा रही। कुछ बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रही। देख लो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, हम दोनों ये सब मिलकर ठीक कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए अगर तुम एलिफ को और अपनी मॉम की इस किताब को मेरे पास ले आओ तो शायद। दाऊद ने हाथ में थामी कमान की में एक और तीर रखा। इसे निशाने की जानिब तान के इस पर उंगलियों की गिरफ्त छोड़ दी। तीर ठीक निशाने पर जाके लगा। शायद मैं तुम्हारी दादी को रिहा कर दूं। वो खामोश नजरों से इसे देखती रही। अगर तुम वाकई अपनी दादी को यहाँ से निकलवाना चाहती हो तो मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर तुम एलिफ को मेरे पास लाने की कोशिश करो। साथ में तुम्हारे मॉम की किताब लाजमी होनी चाहिए। उससे एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने अभी जो कहा सब झूठ था, और तुम एलिफ के साथ मिली हुई हो।
मुझे भला क्या ज़रूरत है खुद को सच्चा साबित करवाने की? बेखौफी से इसकी आंखों में झांकने की बमुश्किल कोशिश की। दाऊद ने हाथ पर बंधे कलाई बंद खोलते हुए इसे देखा। तुम्हें ज़रूरत है, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम अहरवान की मोस्ट वांटेड सस्पेक्ट में से सरफहरिस्त पर होगी। इसने सर्द लहजे में कहा। ये सर्दी इसके लहजे से होती हुई परीसा के जिस्म पर फैल गई। कुछ देर पहले इसके हवास बाख्ता होने पर दाऊद का नर्म होता लहजा वापस अपने अंदाज में आ चुका था। मोस्ट वांटेड? वो घबराई। मैं किसी भी ऐसे काम में मुलविस नहीं हूँ। मैं यूं यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी ये 2 काम करने हैं, एलिफ से मुलाकात और वो किताब। तुम क्या कहोगे इन्हें? हलक में अटकते गोले के बायस इसकी आवाज़ रुंधी। कुछ देर पहले की बेखौफी हवा हो चुकी थी, अब वो इस सहमे गज़ाल की मानिंद थी जिसके गिर्द शिकारी शिकंजा तंग किए जाता है। कुछ खास नहीं, बस बातचीत होगी हमारे दरमियान। परिसा लब काटते हुए पहलू बदल के रह गई, जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। मशकूक आंखें लिए वो नीचे आवाज़ में बोली, 3 दिन है तुम्हारे पास। ये 3 दिन साबित करेंगे कि तुम कितनी सच्ची हो। सुरमई आंखें चमकी। परिसा पहलू बदल के रह गई। इस पर एक गहरी निगाह डालता वो खैमे की जानिब बढ़ गया। वो सुन खड़ी खामोशी से इसे देखे गई। उसने पलट के शेरको को देखा जो बिखरे बाल लिए बेदार हो चुका था। कोहनियां घुटनों पर जमा के दोनों हाथों के प्याले में चेहरा गिराए पलके झपक रहा था। 3 दिन परिसा। उसने एक नज़र इसे देखा और 3 उंगलियां इसके सामने की और खैमे की जानिब पलट गया। वो कशमकश में पड़ चुकी थी। इसे इतना यकीन कैसे है कि किताब मेरे पास है? उलझते हुए इसने कनपटी खुजाई। मुझे एलिफ खानम से बात करनी होगी। वो कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकती। जो भी कर रही हैं सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रही हैं। यकीनन इसे किसी ने गलत खबर पहुंचाई है। अहरवान में कोई मक्खी भी मरे तो इसे मेरा खानदान का जिम्मेदार लगता है। नीलुफर दाऊद का रास्ता रोके खड़ी थी। वो दोनों खैमे के बाहर खड़े कुछ देर बातें कर रहे थे। उसकी नजरें इन्हीं पर मरकूज थीं। उसने पुतलियां सकेड़ के दोनों के चेहरे के तासुरात पढ़ना चाहे। नीलुफर फर बार बार स्याह रेशमी बाल दाएं कान के पीछे अड़सती, हालांकि इसके बाल ठीक थे। ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है? क्या दाऊद ने इसे लतीफे सुना रहा है? चेहरे पर हल्की सी नागवारी फैली। नहीं, ये शख्स तो हंसते हुए भी आग उगलता है। लतीफे तो दूर की बात है। अब इसने थोड़ी को आहिस्तगी से मसला जैसे कुछ हल करने की कोशिश कर रही हो। क्या पता आग मेरे सामने उगलता हो, इसे तो लतीफ़े ही सुना रहा होगा, वरना कोई बिला वजह इतना क्यों मुस्कुराएगा? या फिर शायद कुछ लोगों को यूं ही खुश रहने की आदत होती है। इनकी ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं होती। क्या होता है अगर मैं एक शहज़ादी होती और काश दाऊद मेरा मुलाजिम होता। उसने मुठियाँ गुस्से से भींची। ये गलती पर 100 कौड़े लगवाती मैं नीलुफर की सी तरफ आती रही थी। जबकि दाऊद के करीब एक सिपाही आया था। उसने इसके कान में कुछ कहा था, जो बात इसने शायद सवाल किया था, और फिर वो इस सिपाही के हमराह वहां से चल दिया था। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो परीसा? नीलुफर ने मसनूई हैरानगी से इसे लाल भभूके चेहरे को देखा। वो एकदम उछली। बुखलाते हुए इसकी जानिब देखा। इसे अंदाजा ही ना हुआ कि कब इसके करीब आई थी। इसे तो वो दोनों अब तक खैमे के सामने खड़े मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे। नहीं, गुस्से में तो नहीं हूँ। फौरन एक हाथ से दोनों गाल थपथपाए। वो इसके पीछे पीछे तेजी से चल पड़ी। एक चोरी नजर चौड़ी नजर पीछे गर्दन घुमा के खैमे पर डाली। वहां कोई नहीं था। कैसी रही तुम्हारे मश्क? क्या तुम शहजादे के सामने ठीक से पेश आई? मुझे शर्मिंदा तो नहीं किया ना? नीलुफर ने एक नजर से देखा। इसके साथ आए हुए 2 सिपाही इनके पीछे चलने लगे। मैं ठीक से पेश आई, इसने लहजे को बमुश्किल नर्म करते हुए जवाब दिया। इसे मालूम नहीं था वो किधर जा रही थी। इस वक्त इर्द गिर्द की दुनिया धुंधली सी महसूस हो रही थी। दाऊद की बातें जहन में गर्दिश करने लगी। उसने कहा, एलिफ खानम अजसार में है, लेकिन एलिफ खानम ने मुझे इस किस्म की कोई खबर नहीं पहुंचाई। वो कोई खत तो लिख सकती थी। शायद वो झूठ बोल रहा हो। लपकाते हुए इसने बाएं हाथ से दाएं कंधे को सहलाया। ये जख्म अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा, बिल्कुल इस शख्स की तरह जिसे वो बमुश्किल बर्दाश्त कर रही थी। वो इस वक्त रिहायशी किले की 3री मंजिल की राहदारी में से गुजर रहा था। जो सीढ़ियां निचली मंजिल को जाती थी वो इस तर्ज से बनी थी कि वहां से सुलेमान सुल्तान के कमरे का रुख साफ नजर आता था। इस वक्त 2 सिपाही पहरे दे रहे थे। सुलेमान सुल्तान के खास खादिम खाना ला चुके थे और अब इंतआम गाह के दरवाजे सामने मौरख तबरेज के खड़े थे। हाजी साहब ने खाने की सदा लगाई। दाऊद सुल्तान,
सुरमई रंग का लिबास पहने जीने उतरने लगा था। दफ्तन व तबरेज की हरकत पर ठिठक के रुका था। रुको, क्या तुम लोगों ने सुल्तान का खाना चखा? तबरेज ने सख्ती से पूछा। दोनों खादमों ने जोरों शोरों से सर हिला दिया। जरा मुझे खाना देखने दो। आजकल शहंशाह और शहजादे को बहुत खतरा है। महल में गद्दारों की मौजूदगी का खदशा है। तुम लोगों को खास एहतियात करनी चाहिए। यखनी के बर्तन से ढक्कन हटाया, गर्म भाप हवा में फैल गई। इस वक्त दाऊद ने कुछ अजीब देखा। तबरेज ने अपने कफ्तान की आस्तीने से कोई शीशी निकाली और इसे यखनी में उंडेल दिया। शीशी दोबारा आस्तीन में छुपा ली। वो दोनों खादिम यूं खड़े थे गोया इन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। इसने सरअत से सीढ़ियां पार की और तबरेज का रास्ता रोक लिया। शहंशाह के खाने को बिला इजाजत हाथ लगाना क्या आपको ये जेब देता है? तबरेज साहब माथे पर सिलवटें नमूदार हुई। तबरेज ने चौंक के शहजादे को देखा और बेसाख्ता सर झुकाया। माफी चाहता हूँ शहजादे, लेकिन मैं शहंशाह को किसी साजिश का शिकार नहीं होने दे सकता। मुझे देखना था कि शहंशाह के खाने में कोई मिलावट तो नहीं की गई। क्या सिर्फ देखने से आपको अंदाजा हो गया? मुझे नहीं मालूम था आपकी निगाहें चखने का काम भी करती हैं। हा हा हा। अरे नहीं हुजूर, मैंने खाना चखा है, तभी कह रहा हूँ। दाऊद ने रुककर बूढ़े के चेहरे को देखा, फिर नजर इसके अंगूठी वाले हाथ में थामी सुनहरी लाठी पर पड़ी, जिसके सर पे लगा हिलाल शमा दानों की रोशनी में चमक रहा था। दरवाजा खुल चुका था। फर्शी नर्म मुलायम गद्दों में से एक पर बैठे शहंशाह सुलेमान की नजर चौखट के आमने सामने खड़े दाऊद और तबरेज पर पड़ी। दाऊद के चेहरे पर तनाव फैला था और इसकी सवालिया निगाहें तबरेज पर थी। उन्होंने खादमों को खाना लगाने का इशारा दे दिया। एक खादम के हाथ से खालिस फलों के रस से भरा प्याला लिया। लेकिन मैंने आपको सिर्फ बर्तन का ढक्कन हटाते देखा है, आपने खाना नहीं चखा क्या? आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ? उसकी आवाज़ में सख्ती बढ़ गई थी। पास खड़े इन्हीं दो खादमों ने खफीफ होते हुए शहजादे को देखा। क्या मैं जान सकता हूँ बरखुरदार, क्या मामला है जो तुम मेरे दोस्त को खा जाने वाली नजरों से देख रहे हो? प्याला मुंह से लगाते उन्होंने अपनी सुरमई आंखें छोटी की। तबरेज के बूढ़े चेहरे पर मासूमियत और शर्मिंदगी भरी मुस्कुराहट फैल गई। कुछ नहीं सुल्तान, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बस सलाम दुआ कर रहे थे। शहजादा दाऊद सही वक्त पर पहुंचे हैं, आपके साथ खाना खा सकेंगे, वरना इस वक्त तो ये कभी महल में नजर नहीं आते। ठीक कहा तुमने तबरेज, वाकई बहुत दिन हो गए हैं मैंने दाऊद के साथ खाना नहीं खाया। आ जाओ अंदर दाऊद। मुझे इजाज़त दीजिए हुजूर। तबरेज झुका। शहंशाह सुलेमान ने मुस्कुरा के सर के इशारे से जाने का अंदिया दिया। दाऊद की गजबनाक नजरें हनूज तबरेज पर जमी थी। वो सुलेमान सुल्तान की दाईं तरफ रखे मखमली गद्दे पर बैठा, जिसके इर्द गिर्द सुनहरी काम से मसीन तकिए रखे थे। दाऊद ने सामने रखे मुख्तलिफ खानों को एक नज़र देखा, फिर एक खादिम को इशारा किया, ये यखनी साले मुराद के मतलब पहुंचा दो, सीधा वहीं पहुंचनी चाहिए। शहंशाह कुछ चौंके। आज के दिन इसने खास हिदायत देकर ये यखनी बनवाई है और तुम इसे साले मुराद के पास पहुंचा रहे हो? आपके भरोसामंद दोस्त को मैंने इसमें कुछ मिलाते देखा है, मैं आपको ये खाने नहीं दे सकता। साले मुराद इसका मुआयना करके बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ मिलाई गई है। आह दाऊद, तुम हर चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों सोच लेते हो? वो मेरी इजाज़त के बगैर उंगली तक नहीं हिलाता। ठीक है, महल में ख़तरा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर किसी पर शक करने लगो। धोखा खाने का सबसे अच्छा तरीका किसी को करीबी समझकर इस पर यकीन करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैंने कुछ देर पहले देखा है। इसने अपने सामने रखी प्लेट में चावल निकाले, दूसरे तबाक का ढक्कन उठा के इसमें बकरे की बनी हुई रान चावलों पर रखी। ये शख्स मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता ये आपके आस पास रहे, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तुम अब ज्यादती कर रहे हो दाऊद। इंसान को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ऐसे मौके ही रिश्तों की असलियत को वाज़ेह करते हैं। अगर मैं अपने करीबी लोगों पर इस वक्त शक शुरू कर दूं तो मेरी ज़रूरत के वक्त पर वो दिल से मेरे लिए काम नहीं करेंगे। तुम बचपन से रिश्तों के एहसास से नावाकिफ हो, तुम्हें ये बारीकियां अचानक समझ नहीं आएंगी, इसलिए जो जहन में आता है इस पर ही अमल ना करो। खुद को और ऐसी सोचों को थोड़ा वक्त दो। जिन लोगों के फैसलों में सोच और समझ का वजन ना हो वो लोग आम समझे जाते हैं। तुम मुस्तकबिल के सुल्तान हो, तुम्हें इन बातों की हसासियत को समझना होगा। दाऊद ने लुकमा चबाते हुए कुछ देर इस्तज़ाहिया नजरों से इन्हें देखा। हसासियत मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसी कमजोरियां नहीं पाल सकता जो मेरे गले का फंदा बन जाए। दोसाने वाला लेने वाला था जब किसी एहसास के तहत रुका। क्या सिर्फ शहजादे और एक वारिस की नज़र से देखते हैं आप मुझे, जो आपकी सल्तनत संभाले? सुलेमान सुल्तान के हाथ बेसाख्ता रुके। नजरें खुद को देखती दाऊद की बागियाना निगाहों से टकराई। तुम पहले मेरे बेटे हो, ये ओहदे और नाम बाद में आते हैं।
मुझे क्या करना होगा तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरा तुमसे मतलब का रिश्ता नहीं है बेटे। तुम ये ख्याल दिल से आखिर कब निकालोगे? हर शख्स बुरा नहीं होता, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग आए वो तुम्हारी आजमाइश थे। हाँ बाबा, अब आप मुझे बच्चा समझ के मेरी शख्सियत बना रहे हैं। को कोशिश करेंगे। संजीदा चेहरा था, आंखें माजी के जिक्र पर कैफियत बदल गई थी। ठीक है भाई, तुम बच्चे नहीं हो, अब मेरी उम्र तुम्हारे बच्चों को समझाने की है। मैंने सुना तुम नीलुफर को तीरंदाजी सिखा रहे हो। शहंशाह सुलेमान ने अपने साथ साहबजादे के संजीदा चेहरे का जायजा लिया। जाहिर है आपने कहा था कि मुझे इसके सामने वैसा रहना चाहिए जैसा मैं नहीं हूँ, तो मैं जैसा नहीं हूँ वैसा रहने की मशक कर रहा था। इसको तीरंदाजी सिखाने में दिलचस्पी नहीं रखता। बरखुरदार, तुम्हें हर चीज की इजाजत है, लेकिन तुम मेरी भांजी का अपनी इस सख्त बातों से दिल नहीं तोड़ सकते, समझ रहे हो ना? आप जरा खुलकर कहेंगे बाबा जान। उसने बेनियाजी से उन्हें देखा। तुम नीलुफर के सामने ऐसी सख्त बातें नहीं करोगे। अगर वो तुमसे अपने दिल की कोई बात करे तो तुम इसे छिड़क मत देना। मैंने सुना था कदीम जमानों की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। कदीम जमाने से मतलब क्या है तुम्हारा? दाऊद ने एक नजर अहरवान के हुक्मरान को देखा। मैंने दो जमाने देखे हैं, चाहे ये वक्त का खेल है या जो भी, लेकिन मेरे लिए ये जमाना कदीम ही है। अच्छा, तो जदीद जमाने की लड़कियां क्या करती हैं? क्या वो शर्मीली नहीं होती? बाबा जान, आपको भला लड़कियों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो भी अब इस उम्र में। बेजार सा होते उसने खादम के थामे हुए बर्तन में हाथ धोए। और क्यों नहीं लूंगा मैं दिलचस्पी? मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। रुकिए बाबा। दाऊद ने हाथ उठाया। उसका लहजा बेहद संजीदा था। अब अपने बारे में ये मत कहिएगा कि मेरे कुछ ही वक्त बचा है। जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। मरने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें शादीशुदा देखूं। शहंशाह सुलेमान का मुंह खुल सा गया था। वो कुछ देर रुक के इसे देखने लगे। तुम्हें कैसे पता मैं ये कहने वाला था? आवाज हैरत भरी थी। मेरा तजुर्बा है, जानता हूँ मैं कि कैसे वालिदैन अपनी बातें मनवाते हैं बच्चों को इस तरह के सदमे दे दे के। और जहाँ तक बात आपकी नीलुफर की है, इसका दिल दुखाने को जैसा आपने कहा है कुछ सख्त नहीं कहूँगा। बस ये कहूँगा कि तुम मेरी बहन जैसी हो। अपने कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ था। शहंशाह सुलेमान को गोया झटका लगा था। तुम चाहते हो मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊं? उनके चेहरे पर दबा दबा सा गुस्सा फैल गया। मेरे पीछे बहुत से दुश्मन लगे हैं बाबा जान, किसी भी वक्त मुझे कुछ हो सकता है। क्या आप मेरे ना होने पर इन ख्यालात से पीछा छुड़वा सकेंगे कि कैसे अपने इकलौते बेटे के साथ सख्ती की थी आपने? शहंशाह अरबान के चेहरे से गुस्से का तासुर लम्हा भर में गायब हुआ। उन्होंने चेहरा उठा के इसे देखा, फिर लम्हे में इनके तासुरात बदले थे। कहाँ जा रहे हो अभी तुम? आंखें फिक्रमंद खदशात का अक्स बन गई थीं। लहजे में परेशानी झलकने लगी। दाऊद जाते जाते रुक सा गया था। इतनी सी देर लगती है आपको परेशान होने में बादशाह सलामत? सर को झुकाया। जिसका तुम जैसा बेटा हो उसे देर नहीं लगती, वो हमेशा परेशान रहता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, सामने से। यहाँ जाने वाली नजरों से देखा। दाऊद के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो पलट गया था, लेकिन इसके पुष्ट पर जमी मजबूत असाब के हामिल शख्स की आंखों में कोई अंदेशा फिर से आन बैठा था। दाऊद की इसकी बात ने इसके खौफ फिर से जगा दिए थे। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।